ठीक है, तो क्या हो रहा है अभी तक हमने ये देखे कि जी को हम, ये होता है नॉर्मल यूनियन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं नॉर्मल यूनियन, यूनियन ऑफ एज, ये मतलब नॉर्मल यूनियन है। और ए, इसको हम लिखेंगे डिसजॉइंट यूनियन को ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके यू को ऐसे सीधा करके लिखते हैं। तो जी इज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ एज, ओके, जहाँ पे क्या होगा, ए बिलोंग्स टू एज वेयर ए इज representative of each discipline of each distinct class। मतलब हम ए को कोई सेम क्लास से नहीं लेंगे, क्योंकि सेम क्लास से लेंगे तो उसका क्लास तो सेम आएगा, ठीक है। तो हम जो ये मतलब ए बिलोंग्स टू जी, सॉरी, ए बिलोंग्स टू जी डिस्टेंट इन ऑफ एज सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब क्या है कि हम जी को, ये तो पूरा जी सेट है, ये वाला पूरा जी सेट है, ठीक है, तो ये जी सेट को हम ये डिसजॉइंट यूनियन में लिख सकते हैं। पर यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम डिसजॉइंट यूनियन में लिख रहा है तो ये जो ए ले रहा है ना, ये डिसजॉइंट क्लास से आना चाहिए, क्योंकि इसका एक आएगा ए वन, इसका एक आएगा ए टू, तो ऐसा ना हो कि तुम ए वन ए से दो एलिमेंट ले लिए कि ए ए ए वन एच एंड ए वन डैश एच, तो इसका जो क्लास बनेगा वो तो सेम होगा, क्योंकि सेम क्लास से लिए हो, जो पहले प्रूफ करूँ। तो इसलिए नीचे लिख रहा हूँ कि वेयर ए इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच डिस्टिंक्ट क्लास, मतलब ए, इस क्लास से एक ए आएगा, इस क्लास से एक ए आएगा, इस क्लास से अब ए आएगा, इस क्लास से आएगा, मतलब डिस्टिंक्ट क्लास से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। इस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव ए वन एच, इस क्लास ए वन, इस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव ए टू, इसका ए थ्री, ऐसे करके हर एक क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव ले रहा हूँ वो डिस्टिंक्ट क्लास से आना चाहिए। एक ही क्लास में दो रिप्रेजेंटेटिव लोगे तो वो तो सेम क्लास को डिनोट करेगा, तो वो तो डिसजॉइंट नहीं यूनियन, तब तो यूनियन मतलब यूनियन डिसजॉइंट नहीं रहेगा ना, क्योंकि दो यूनियन ऐसे सेट ले रहा हो जो इक्वल है। तो इसलिए ए इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच डिस्टिंक्ट क्लास। इतना तक सबको समझ में आ गया। अब ये चीज क्यों मैं प्रूफ किया हूँ, अब तुम्हें समझ में आएगा, मतलब ये चीज अगर अच्छे से समझ गए तो नॉर्मल सब ग्रुप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। लैग्रंज थ्योरम जो कि बेस मतलब पिलर ऑफ ग्रुप थ्योरी ऐसे कह सकते हो, मतलब फर्स्ट थ्योरम जो आएगा लैग्रंज थ्योरम, वो इससे प्रूफ होगा। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा, सब इस चीज से होगा, ठीक है, एज ए कोलोरेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो हम जी को डिसजॉइंट कोसेट में लिखा है, ईच के कोसेट के रूप में, जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है ये वो डिस्टिंक्ट क्लास में से लिया है, ठीक है, ओके। यस सर, इस स्टेटमेंट का मतलब कि यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ, ऑल ऑल इक्विवेलेंस क्लास जो सर जी का वो सर जी के बराबर आ जाएगा। वो जी के बराबर आता एग्जैक्टली, क्योंकि जी के ऊपर ये सब एलिमेंट दिया हूँ, ए वन एच, ठीक है, यस यस। एग्जैक्टली। अब लैग्रेंज थ्योरम आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से देखना इसको। लैग्रेंज थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम क्या है? Lagrange theorem will regard H is a subgroup. This is the notation of subgroup. H is a subgroup G of G, and order of G is finite. Then cardinality of H will divide cardinality of G. मतलब सबग्रुप का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये मतलब डिवाइड कर रहा है। दिस इज ए नोटेशन फॉर डिवीजन, ओके। ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट होना चाहिए, ओके, तो ये होगा। तो ये प्रूफ करने से पहले हम लोग एक लेमा प्रूफ कर लेते हैं, सीधा एकदम आसान सा लेमा।
लेमा क्या है? लेमा का स्टेटमेंट ये है, ईच कोशेट्स ऑफ एच इन जी इज ऑफ सेम कार्डिनलिटी। इसका मतलब क्या है? प्रूफ। प्रूफ क्या है? मतलब कोई भी कोशेट लो एच, एच का जी में, एच एंड बी एच, इन दोनों का कार्डिनलिटी सेम होगा, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा अगर जी फाइनाइट हो। अगर जी फाइनाइट हो तो एच का कार्डिनलिटी इंफिनिटी भी हो सकता है। अगर जी फाइनाइट हो तो एच का कार्डिनलिटी फाइनाइट होगा, क्योंकि ये तो जी का ही सबसेट है एच। तो जी अगर फाइनाइट हो, उसका सबसेट का कार्डिनलिटी भी फाइनाइट होगा। तो ये दोनों सेम होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। कोई भी दो दो कोसेट लो, उसका कार्डिनलिटी मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उसमें। ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? पहले पहले हमें कार्डिनलिटी सेम दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक मैपिंग डिफाइन करना पड़ता है एच से बी एच में, जो कि बाइजेक्शन हो, मतलब वन वन और वन टू हो। फिर कह सकते हैं दोनों सेट का कार्डिनलिटी सेम है। तो ये मैपिंग क्या होगा? इमीडिएट मैपिंग है। बोलो क्या है? इसका इसका एलिमेंट कैसे दिखता है? ए ऑफ स्मॉल एच। ये क्या होगा? बोलो, एनीवन? A+H। मनीगर, आर यू देयर? Yes, sir. इसका मैपिंग क्या होगा? बोलो, एफ ऑफ एच। इमीडिएट है, मतलब ये तो एक फिक्स्ड है, बी भी फिक्स्ड है। इसका एलिमेंट कैसे दिखता है? एच दिखता है। ए एच इसका एलिमेंट ऐसा दिखता है ना, हम लोग डिफाइन किए थे कब? ए एच मतलब, और ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू जी। ये तो ए फिक्स्ड है, यहाँ पे ए फिक्स्ड है। तो ऑल एच बिलोंग्स टू एच। ओके। तो इसको, इसका एलिमेंट कैसे इसका एलिमेंट कैसे दिखता है बी एच का? बोलो, बी ऑफ एच सच दैट बी बिलोंग्स टू सी। तो इसका एलिमेंट क्या होगा? बोलो, ये क्या कैसे सेंड करेगा? एक नॉर्मल मैपिंग बोलो, इमीडिएट जो दिमाग में आ रहा है। ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है, जस्ट मैपिंग है। एफ ऑफ एच इज, इसका एक एलिमेंट बता दो ना, ऐसे ही तो होगा। इसका एलिमेंट को इसको इसका एलिमेंट में सेंड करेगा, इसका एलिमेंट एच जैसा दिखता है। तो एफ ऑफ एच कैसा होगा? बी ऑफ H. एच, एग्जैक्टली। तो ए एच बी एच जो इसका एलिमेंट है, ये मैपिंग हो गया। ठीक है। अब हम दिखाएंगे ये मैपिंग वन वन एंड वन टू है। तो पहले वन वन के लिए क्या होगा? वन वन कैसे दिखाया जाता है? कि अगर एफ ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एच वन, देन हम प्रूफ करेंगे, देन हम क्या प्रूफ करेंगे? AH=A। ए इज इक्वल टू ए एच वन। ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो एफ ऑफ एच कहाँ पे जा रहा है? बी एच पे जा रहा है। एफ ऑफ ए एच वन कहाँ पे जा रहा है? बी एच वन पे जा रहा है। यहाँ से बी इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या होगा? एच इक्वल टू एच वन। अगर एच एच वन इक्वल होगा तो एच ए से मल्टीप्लाई कर देने से दोनों सेम आ जाएगा। तो दिस प्रूव्स एफ इज वन वन। ऑन टू, ऑन टू कैसे होगा? इमीडिएट है। कोई बताएगा ऑन टू? कोई एक बी एच का एलिमेंट ले लो, बी एच बी एच कोडोमिन का। बी एच। ओके, इसका तो एलिमेंट ऐसा दिखता है। तो ये किसका, एफ ऑफ किसका एलिमेंट बी एच आएगा? बोलो, ए एच का।
क्योंकि हम मैपिंग में क्या कर रहे हैं, मैपिंग में सिर्फ कर रहे हैं कि ए के जगह पे हम बी लिख रहा है, बाकी सब सेम है, यही मैपिंग है। तो यहाँ पे ए के जगह पे बी लिख देता हूँ, तो ये बी एच आ जाएगा, मतलब हर एक एलिमेंट का पी प्री इमेज है। ओके, तो ये हो जाएगा एफ इज बाइजेक्शन। ओके, तो एफ बाइजेक्शन होगा तो एच का कार्डिनलिटी सेम एज बी एच, तो हर एक सेट का कार्डिनलिटी सेम है। ओके, और हम ए बी तो कोई रैंडम एलिमेंट लिए थे, तो ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ओके, अब आओ बैक टू प्रूफ, लैग्रेंज थ्योरम के प्रूफ में हम क्या लिए थे, हम ये इतना तो देख लिया था कि G इज अ डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ए एच, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू एच और ए इज डिस्टिंक्ट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है सर, ओके ठीक है, ए इज डिस्टिंक्ट रिप्रेजेंटेटिव, सो G इज दिस। अगर बोथ साइड हम कार्डिनलिटी लेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G आएगा, क्योंकि ये डिसजॉइंट यूनियन है, क्योंकि ये डिसजॉइंट यूनियन है, ये वाला सेट जी है और ये इसका पार्टीशन है, तो जी का एलिमेंट इस इसका एलिमेंट यूनियन इसका एलिमेंट, क्योंकि कोई भी सेट का तो एलिमेंट कॉमन नहीं है, यूनियन इसका एलिमेंट यूनियन इसका एलिमेंट, सबका यूनियन। ओके, सपोज दिस इज ए वन एच और दिस इज ए एन एच, सपोज एन नंबर ऑफ कोसेट्स है वहां पे, तो कार्डिनलिटी ऑफ जी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए वन एच, ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। इट इज कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी ऑफ दिस यूनियन ए बिलोंग्स टू जी, पर इसका पूरा का पूरा ये जो सेट बन रहा है हर एक डिसीजन, इसका यूनियन मतलब क्या है, हर एक ईच का यूनियन, ईच का मतलब ए वन एच प्लस ए टू एच का कार्डिनलिटी, क्योंकि हर एक तो डिसजॉइंट है यहाँ पे, ये वाला डिसजॉइंट है, ये वाला डिसजॉइंट है, ये वाला डिसजॉइंट है, ये वाला, तो पूरा सेट का कार्डिनलिटी मतलब इसका प्लस नेक्स्ट इसका ए टू एच का, फिर डॉट डॉट अप टू ए एन एच का पूरा का सम। ओके, समझ में आया सबको, हम बोथ यस साइड सर। कार्डिनलिटी को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, यस सर। हम्म, तो cardinality of G is this plus, okay, and now we know that this A1H and AIH and AJH, their cardinality is same, which is equal to AH, क्योंकि cardinality of H, क्योंकि H भी तो एक कोसेट बनता है ना, H is what is H? H is EH। हमने क्या कहा अभी तक कि हर एक कोसेट का कार्डिनलिटी सेम है, तो एज भी तो एक कोसेट है, तो सबका कार्डिनलिटी हम ये मान सकते हैं कि सबका कार्डिनलिटी एज ही है कि नहीं, क्योंकि एज भी तो एक कोसेट है, क्यों एक एज कोसेट है, क्योंकि ई एज को हम लिख सकते ई ऑफ एज, और भी कोई भी एज का एलिमेंट लो उसको एज से मल्टीप्लाई करो हमेशा एज ही आएगा, तो ई एज इज इटसेल्फ ए कोसेट, तो सब हर एक कोसेट का कार्डिनलिटी अगर सेम होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा हर एक कोसेट में, तो हर एक कोसेट का कार्डिनलिटी हम एच मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज एच, दिस ए वन एच इज एच, ए टू एच इज एच, ये कार्डिनलिटी है, सेट नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अप टू एच, तो यहाँ पे कितना सारा एच है, एन टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एन ऑफ एच, इस साइड में है ऑर्डर ऑफ जी इज एन ऑफ एच, दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करता है ये, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी।
ओके, फाइन। यस। ना इसका कोरोलरी देखते हैं। इसका कोरोलरी ये है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। इसका प्रूफ बताओ कोई, एनीवन। हमने पूरा प्रूफ किया अभी तक कि सब ग्रुप को ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब ये प्रूफ करो कि कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। एनीवन। 1 मिनट सर, ट्राई कर रहे हैं अभी। अच्छा, मणिगर तुम कर रहे हो? यस सर। हाँ करो, मैं एक हिंट देता हूँ, ठीक है। सर अगर ऑर्डर जी को अगर सपोज एन ले लिया जाए तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू सम एन के, मतलब एन के प्लस वन हो सकता, एन के होगा ऑर्डर ऑफ जी तब तो। अगर एन ले लिया जाए ऑर्डर ऑफ जी तो को ऑर्डर ऑफ एन ले लिया जाए हाँ, तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स मतलब सम एन के होगा ना। क्यों? ए कोई भी एक एलिमेंट है, उसका ऑर्डर जी का ऑर्डर को डिवाइड करेगा। मैं हिंट दे रहा हूँ, मान लो एच इज जनरेटेड बाय ए। अब प्रीवियस थ्योरम को अप्लाई करो। यस। ए का जनरेटेड अगर होगा तो एच का कार्डिनलिटी हेलो ऑर्डर सर। ऑफ ए के बराबर होगा कि नहीं? हेलो सर, मैं अगर मान लूँ ऑर्डर जी का एन है और ऑर्डर मतलब जो ए बिलोंग्स टू जी है, एच मान लेता हूँ, एच कोई जो जनरेटर ए है और उसका ऑर्डर एन है। और अगर हम लोग देख रहे हैं अगर जीसीडी लिया जाए तो फिर हम डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे मतलब इजी से बोल सकते हो, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ये, ठीक है, इसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर मैं पहले बोल चुका हूँ कि साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उस एलिमेंट का सेम ऑर्डर रहता है। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है, इट इज जनरेटेड बाय ये, तो ये जो ग्रुप बन रहा है इसका ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ ए सेम होगा, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप लिया हूं मैं। साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर और जो एलिमेंट से जनरेट होता है उसका ऑर्डर सेम है, सेम होता है, मैं पहले प्रूव किया हूँ। तो ऑर्डर ऑफ एज इज सेम एज ऑर्डर ऑफ ए। तो अब एज के जगह पे ये पुट कर दो, ऑर्डर ऑफ एज के जगह हम लोग लैग्रेंज से यही प्रूव किया कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ दिस, सो दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, सो ऑर्डर ऑफ ए विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। डन। इसमें हम लैग्रांज थ्योरम का यूज कर रहे हैं ना। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, लैग्रेंज ही तो यूज किया हूँ मैं यहाँ पे। सर ये एक पर्टिकुलर केस हो गया ना, अगर जी को सिर्फ हम साइक्लिक मान ले तब जनरेटर ए के थ्रू ही हम कर सकते हैं। अगर जी साइक्लिक नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, मतलब एज ए कोई कंपोजिट ऑर्डर हुआ तो फिर। यहाँ पे पर्टिकुलर केस क्यों? मैं तो एज को ले रहा हूँ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ये, कोई भी एक एलिमेंट से जनरेटेड ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। ये नहीं होता है क्या? इज इट नॉट ट्रू? अगर कोई भी आप एलिमेंट ले उससे जनरेटेड ग्रुप हमेशा साइक्लिक ही तो होता है।
मतलब तुम कोई भी एक ग्रुप जेड ले लो, मान लो जेड, जेड में वन से जनरेटेड ग्रुप क्या होता है, पूरा जेड होता है, वो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय वन विच इज एग्जैक्टली जेड। अगर जेड से तुम टू लो तो सपोज सर जेड, अगर एस फोर ले, हाँ एस फोर का सब ग्रुप ए4 ले, ए4 तो साइक्लिक नहीं होता है एस फोर, का सब ग्रुप ए4। नहीं मैं तो एच को ए, मतलब मैं एच को साइकिल, मतलब मैं ये साइक्लिक ग्रुप को एच से डिनोट कर रहा हूँ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मतलब एक पर्टिकुलर केस हो जा रहा है। अगर एच को सिर्फ साइक्लिक ग्रुप बताया, मतलब प्राइम ऑर्डर, मतलब कोई भी अगर पी क्यू ऑर्डर हो गया, हाँ तो कोई भी अगर सब ग्रुप आ जा रहा है आइदर प्राइम ऑर्डर पी और प्राइम ऑर्डर क्यू, देन वी कैन प्रूव दैट इजीली। बट हियर वी कैन मेंशन, अगर कोई ग्रुप पी क्यू आर हो गया और किसी के पास ग्रुप पी क्यू आ रहा है सब ग्रुप, तो हम्म। उसके केस में तो तो मैं तो नहीं अलग बोलता हो हूँ जा कि रहा है नहीं नहीं, तुम्हारा गलती, मतलब तुम कहाँ पे मतलब गलती कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक एलिमेंट लो, उससे जो सब ग्रुप आ रहा है, तुम एक सब ग्रुप ले रहा हो वो साइक्लिक की ना, वो देख रहे हो। मैं एलिमेंट से शुरू कर रहा अच्छा हूँ, तुम अच्छा। सब ग्रुप से शुरू कर रहे हो। ओ सॉरी सॉरी आई सॉरी एम सॉरी स्टार्टिंग फ्रॉम सॉरी एलिमेंट, सॉरी। मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ फिर उससे सब ग्रुप जनरेट कर रहा हूँ, वो साइक्लिक होगा। पर तुम एक पर्टिकुलर कोई सब ग्रुप ले रहा हो, बता रहे हो कि वो साइक्लिक नहीं है। पर वो तो नहीं है, ओके पर ओके मैं एक सर। एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप ले रहा हूँ। ओके मतलब ओके एस फोर ओके। में कोई भी एक एलिमेंट लो, वन टू, वन टू से जनरेटेड सब ग्रुप क्या होता है, आइडेंटिटी वन टू। कोई और समझ एलिमेंट गया। ले लो, वन टू थ्री, तो आइडेंटिटी फिर वन टू थ्री स्क्वायर एक होगा, फिर आइडेंटिटी वन टू थ्री का क्यूब, फिर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो मैं एलिमेंट से स्टार्ट करके वो सब ग्रुप साइक्लिक बना रहा हूँ। तो कोई भी सब ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है, तो ट्रू है। पर मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक हाँ एलिमेंट, हाँ। तो तब तो वही साइक्लिक ओके बनेगा। ओके ओके फिर ये एच के ऊपर अप्लाई ओके ओके। करने से ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइड डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। ओके। ओके ओके। हम्म। तो ऑर्डर में तो इतना ही है, ऑर्डर का कुछ होमवर्क है मैं देता हूँ, तुम लोग ट्राई करना जरूर, ठीक है। फिर नहीं हुआ तो किसी से मैं डिस्कस करूंगा। ये ऑर्डर का, अच्छा, हम्म, किसी का माइक ऑन है, अंकित। सर अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, ये जो मैं वो जो आर्डर का जो सर, ये आर्डर आप जो ग्रुप का एलिमेंट और आर्डर ग्रुप को डिवाइड करेगा ये, हाँ तो सर जैसे ग्रुप का जो एलिमेंट का आर्डर है सर, जैसे सपोज दैट कि सर मतलब एक सब उसमें से एक एलिमेंट कोई मतलब ए ले लिया, हाँ ए को जैसे साइक्लिक फॉर्म में से सर इसको मतलब ए मतलब ए1 फिर ए टू द पावर 2 ए टू 3 मतलब ए के पावर एकदम, मतलब आर कर, एकदम। फिर मतलब वैसे तो सर मतलब है कि सर जैसे तो वो तो एक साइक्लिक फॉर्म हो जाएगा। हाँ अगर सर जैसे किसी केस में जो सब ग्रुप ले, अगर वो साइकिल जो मतलब एलिमेंट ले उसको साइकिल मतलब वो साइक्लिक न रहे तब ग्रुप, साइक्लिक, मतलब सर ये थोड़ा कंफ्यूजन टाइप में हो जा रहा है। मतलब तुम बोल रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि वो ग्रुप नहीं फॉर्म कर रहा है, ये बोल रहे हो। नहीं नहीं वो ग्रुप नहीं, ग्रुप तो फॉर्म करे जैसे वो साइक्लिक मतलब से वो जो ए1 ए2 ए2 3 बन रहा है, हाँ ये तो ठीक है सर बन जा रहा है, फिर वहां से आर में लेकर फिर वो लैंग्राज ला देंगे। अगर से सर वो साइक्लिक ग्रुप है तब भी अगर नहीं रहेगा तब भी सर दोनों कंडीशन में होगा उसी से ना। कौन सा साइक्लिक नहीं होगा, और एज इज जनरेटेड बाय ए, ठीक है। तो ये एज इज बेसिकली जनरेटेड बाय ए, कोई भी एक एलिमेंट लो ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हर एक एलिमेंट ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो ए एक कोई भी एलिमेंट, एनी एनी एलिमेंट, आर्बिट्ररी एलिमेंट, तो मैं उस जी एलिमेंट से एक सब ग्रुप हमेशा फॉर्म कर सकता हूँ। कैसे फॉर्म कर सकता हूँ, हम उसमें ए लेंगे, फिर ए स्क्वायर, फिर ए क्यू अप टू
ए टू द पावर एन जब तक उसका ऑर्डर आएगा, फिर आइडेंटिटी जी। आएगा, फिर अगर इंक्रीज करोगे फिर ये वाला सीक्वेंस फिर रिपीट करेगा। यस। ठीक है, तो ये हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करता है, इट इज जनरेटेड बाई ए। ठीक है, हाँ सर, ठीक है समझ। हाँ, तो ये फाइनाइट होगा। तुम ये पूछ सकते हो कि अगर ये नहीं रुका तो क्या होगा, मतलब ए टू द पावर एन ऐसे करके चल रहा है, पर ये रुकेगा क्योंकि जी इज फाइनाइट, यहाँ पे हाँ दिया सर, हुआ है जी। जी इज जी फाइनाइट तो उसका जो सब ग्रुप है वो भी फाइनाइट रहेगा। फाइनाइट होगा क्योंकि उसका ही तो एलिमेंट्स है, हाँ, तो तो ये ये तो तो रुकेगा, ठीक है कभी ना सर। कभी तो रुकेगा। फिर रुकेगा जब आइडेंटिटी आएगा, फिर आइडेंटिटी के बाद ये सीक्वेंस फिर रिपीट करेगा, फिर आइडेंटिटी से ये एक से मल्टीप्लाई करोगे, ए आएगा, ए स्क्वायर ए क्यूब, फिर ये चलेगा, तो अल्टीमेटली जो सेट बनेगा वो यही सेट बनेगा, दिस सेट। ओके, तो ये सेट तो यस। ग्रुप फॉर्म करेगा, इसका ऑर्डर ए के ऑर्डर के बराबर है क्योंकि ये साइक्लिक हो, ये ए से जनरेटेड है, फिर एज के जगह पे ए लिख दो तो हो जाएगा। एक होमवर्क है मैं देता हूँ, ये मतलब करना सभी। इन जेड एन इफ A belongs to A bar belongs to Zn and GCD of An is not equal to 1, then order of A bar is less than n. GCD of An is 1, then वही चीज जो मैं पहले बोला था उसको ही अच्छे से लिखना। ये इफ एंड ओनली होता है, ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये अगर ये इफ एंड ओनली प्रूफ करोगे तो वन ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। एक और एक थ्योरम से, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, सब बोलो। हाँ सर, यस समझ सर। में आ रहा हाँ ठीक। यस सर। हाँ, लेमा, एक लेमा प्रूफ करते हैं। फॉर एवरी डिवाइजर डी which divide order of G means ग्रुप का ऑर्डर, पहले ये सॉरी ये लिख लेना चाहिए। let G be a cyclic group generated by A and D divides order of G, then there exists a unique subgroup of G of order D। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत चीज में काम आएगा। जो जो मैं सिखा रहा हूँ नोट कर लेना, अच्छे से इसको समझा, मतलब समझा, अगर नहीं समझ में आया कल फिर से पूछ लेना। ठीक है, आई एम ऑलवेज रेडी टू, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये है कि कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप लो जनरेटेड बाय सम एलिमेंट, साइक्लिक मतलब एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, उसका कोई भी डिवाइजर से एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा हमेशा। ठीक है, यूनिक, तो यूनिक तो मिलेगा। पहले हम ये प्रूफ कर लेते हैं एग्जिस्टेंट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सब ग्रुप फिट
प्रूफ करेंगे वो सब ग्रुप यूनिक होगा। तो पहले हम एग्जिस्टेंस को प्रूफ करते हैं कि एटलीस्ट वन सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर डी है एक साइक्लिक ग्रुप में, जहाँ पे जी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। तो हमारे पास क्या है, जी इज जनरेटेड बाई ए एंड डी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ओके, तो हम टेक दिस एलिमेंट, मान लो कि ऑर्डर ऑफ जी, लेट्स टेक ऑर्डर ऑफ जी इज एन, that is d divides n. Take the element, a to the power n by d. Okay, अब take h to be subgroup generated by this element. ये क्या आएगा, a to the power n by d, comma a to the power 2n by d, अप टू कितना तक जाएगा, a to the power d n by d, जो कि आइडेंटिटी होगा। तो इसमें जो एलिमेंट बनेगा डी डी कैंसिल होगा, ए टू द पावर एन, और कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा, दैट इज ए टू द पावर एन आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि एन इज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो इसका इस सेट का कार्डिनलिटी कितना हो रहा है, डी हो रहा है। प्रूफ करना, ये प्रूफ कर लेना होमवर्क में, इस सेट का कार्डिनलिटी कोई भी दो एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेना, दिखाना वो दोनों डिस्टिंक्ट, मैंने कोई भी एक ए टू द पावर एन बाई डी और ए टू दी पावर मतलब कोई भी दो एलिमेंट लेना, ए टू दी पावर आर एन बाई डी, और एक एलिमेंट लेना ए टू दी पावर आर वन एन बाई डी, जहाँ पे आर एंड आर वन इज लेस देन डी, उससे प्रूफ कर देना कि ये दोनों एलिमेंट अनइक्वल होगा। ये आइडिया मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मैं जो जो आइडिया तुम लोगों को दूंगा उस आइडिया से ही सभी सभी चीज प्रूफ होगा। ये वाला आइडिया मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्रूफ करना का एज का कार्डिनलिटी डी है, सो हमें क्या मिलेगा, एक डी कार्डिनलिटी का साइक्लिक ग्रुप मिल जा रहा है कि नहीं। इट इज साइक्लिक ग्रुप बिकॉज इट इज जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट। ये एक इंटीजर है n बाई डी, क्योंकि d n को डिवाइड कर रहा है, तो n बाई डी इज ए इंटीजर, इट इज नॉट अ फ्रैक्शन। ये 1/2 3/2 ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, एक फ्रैक्शन है। तो ऐसे दिखने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ए टू द पावर एन बाई दिस, बट इट इज एक्चुअली इंटीजर, सो इट इज जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट। और ये प्रूफ करना कि ये इसका कार्डिनलिटी डी आएगा। ठीक है, अगर ये प्रूफ करोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा इसका कार्डिनलिटी डी है। तो क्या प्रूफ हो जाए अल्टीमेटली, समिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स वी गेट अ सबग्रुप एच साइक्लिक we get a cyclic H of ऑर्डर डी। तो हमें तो एक मिल रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं यूनिक मिलेगा। अगर कोई और एक रहेगा डी कार्डिनलिटी का कोई भी सब ग्रुप, तो वो यही इस एज से इक्वल हो जाएगा। तो वो प्रूफ करना है, यूनिकनेस। ठीक है, इतना में कोई किसी को कुछ डाउट है ये में, इस पार्ट में? ये होमवर्क है, ये पिछले वाला जो पहले प्रूफ किया था मैं दिखा देता हूँ एक बार, उस आइडिया से प्रूफ करना होगा, क्योंकि सब चीज करूंगा तो लेट हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत चीज सिखाना है तुम लोगों को। ये वाला एकदम पहले जो किया था वो वाला चीज से प्रूफ होगा, नहीं होगा तो बताना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। ये वाला जो आइडिया है, ये वाला काम में आएगा। ठीक है, यूनिकनेस क्या है, लेट H1 बी another, ये क्या हो रहा है, सब एक साइक्लिक ग्रुप
जी के अंडर में हो रहा है, जी साइक्लिक है, ठीक है, ये भूल मत जाना। H1 भी आना था सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर डी। हमें क्या प्रूव करना है कि हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि H इज इक्वल टू, क्लेम है हमारा H इज इक्वल टू H1। अब देखो, G is generated by A, so G is this form E A square A cube dot a to the power n minus 1, क्योंकि a to the power n तो आइडेंटिटी है, हमने हमने पकड़ा है कि ऑर्डर ऑफ G is n, so a to the power n is आइडेंटिटी, तो वो यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। ओके, so now we have take that G H1 is a subgroup of G. Okay, so H1 अगर G का कोई सबग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप का सबग्रुप हमेशा साइक्लिक है, इसका प्रूफ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं होगा तो मैं प्रूफ करवा दूंगा। सबग्रुप इजी प्रूफ है, एकदम बेसिक प्रूफ है, सबग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। क्योंकि मैं अगर मैं ये प्रूफ मैं करा दे ही सकता हूँ, पर बात है कि मैं अगर सब बेसिक प्रूफ पे प्रूफ कराते रहूंगा ना, तो बहुत सारा नेट का क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन, एनबीएचएम का क्वेश्चन, इंटरव्यू, पीएचडी इंटरव्यू का क्वेश्चन वो मिस हो जाएगा। तो ये ट्राई करते रहना, जो नहीं हुआ मुझे बोलना, मैं प्रूफ कर दूंगा। ये अभी ये अगर तुम लोगों को जानते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो प्रूफ कर लेना कि सब ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो यहाँ पे हम एच क्या है, H1 क्या है, एच का एक जी का एक सब ग्रुप है, तो जी तो साइक्लिक है, तो H1 भी साइक्लिक होगा। तो H1 साइक्लिक हुआ तो कोई एलिमेंट से जनरेट होगा, सो लेट्स टेक H1 इज जनरेटेड बाय ए टू द पावर आई, क्योंकि हर एक एलिमेंट तो इस फॉर्म का आ रहा है, तो इट इज सम जनरेटेड बाय सम एलिमेंट ऑफ जी और आई इज लेस देन n, क्योंकि यहाँ पे n के ज्यादा इंडेक्स नहीं है, मैक्सिमम इंडेक्स n तक ही है। ओके, सो हमने लिखा हूँ कि H1 इज जनरेटेड बाय ए टू द पावर आई। देखो, H का ऑर्डर ए टू द पावर आई है, और इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर आई इज डी, राइट, क्योंकि H इज सब साइक्लिक ग्रुप, सो order of the generator and order of the subgroup is same, right? हाँ, कोई बोलो। H1 is a cyclic group, so it is generated by a to the power I, so a to the power I का जो ऑर्डर होगा वो H1 का ऑर्डर के साथ सेम होगा। H1 का ऑर्डर तो हमने लिया हूँ कि it is order D, H1 is order D, right? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस। यस सर। मणिकर, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, so order of a to the power I is D, okay, सो ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर आई डी होगा, तो ए टू द पावर आई टू द पावर डी इज आइडेंटिटी, क्योंकि ये इसका ऑर्डर है तो ये पावर में लाने से ये आइडेंटिटी आएगा। दिस इम्प्लाई ए टू द पावर आई डी इज आइडेंटिटी। दिस इम्प्लाइज, अगर हम जी इज जनरेटेड बाय ए, राइट,
So n or order of g is n, तो n is the smallest integer such that e to the power n is identity. तो यहाँ पे एक और इंटीजर मिल रहा है जो e के पावर में देने से आइडेंटिटी आ रहा है, तो दिस implies that ये n से बड़ा होगा. Not only that, n will divide id. True or not? Because g is generated by this a, and order of g is n. This implies a to the power n is identities. Order of a is n. So n is the smallest integer. So n is the smallest. पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हो, ये नेगेटिव तो होता नहीं. पॉजिटिव इंटीजर such that a to the power n is identity. यहाँ पे n सबसे छोटा है जिसके लिए आइडेंटिटी आना चाहिए, यहाँ पे id के लिए आ रहा है, तो ये n id को डिवाइड करेगा फिर, क्योंकि n तो छोटा है और एक बड़ा के लिए आ रहा है, तो ये उसको डिवाइड करेगा. ठीक है, ओके. फाइन. Okay. यस. नाउ n को हम लिख सकते हैं d टाइम्स ऑर्डर ऑफ h which will divide id, क्योंकि क्या है, d divides no well, एक सेकेंड, 1 सेकेंड. हाँ, तो दिस प्रूव्स दैट n will divide id. अब क्या है, d which is equal to order of h dividing n, तो हम मिलेंगे n को लिख सकते हैं सम d टाइम्स k. लिख सकते हैं कि नहीं? अगर डिवाइड करेगा तो ये तो इस टाइप का होगा, क्वेश्चन नहीं रहेगा फॉर सम के. ओके, सो हम अभी इनके जगह पे डी के लिख देंगे. डी के डिवाइड्स आई डी. दिस इम्प्लाइज के डिवाइड्स आई, क्योंकि डी दोनों तरफ से कैंसिल होगा, क्योंकि अगर आई डी के नीचे के डी लिखोगे तो डी डी कैंसिल होगा, ये एक इंटीजर बनेगा ना, क्योंकि ये तो इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये इंटीजर होगा एक. ओके, तो दिस इम्प्लाइज के डिवाइड्स आई. अब देखो, k is dividing I. So now एक बार देखो सब कुछ एक बार में. h is generated by a to the power n by d, and h1 is generated by a to the power I. Okay, and k is dividing I. So यहाँ से ये नहीं बोल सकते कि हाँ, यस राइट. सो के आई को डिवाइड कर रहा है, ठीक है. तो इसमें क्या है, एच में क्या है, ए टू द पावर एन बाई डी, ए टू द पावर 2n बाई डी, ए टू द पावर 3n बाई डी, अब 2 ऐसे करके ए टू द पावर dn बाई डी, ऐसे करके करते करते kn बाई डी तक आएगा, क्योंकि kn बाई डी इज एक्चुअली n. dn by d which is a to the power n, which is identity. तो ये तो h पहले हम लिख चुके हैं. h क्या है, h is
H इज दिस, मैं एक बार वही चीज फिर से लिखा हूँ कि प्रूफ जस्ट हो गया है, ठीक है। H इज दिस एंड K इज डिवाइडिंग I, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर I को डिवाइड कर रहा है तो a टू द पावर I, तो I तो इसी के अंडर में कुछ एक में आएगा ना, I समथिंग n बाई डी, क्योंकि n k times d is, we have proved that k times d is n and I is dividing k. I d को डिवाइड कर रहा है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं ना कि I is something multiply of n by d, m times n by d. तो अगर I, हेलो, रुको मैं आसानी से समझता हूँ इसको। हाँ, सो हमें क्या है, is kd is n, k is dividing I, यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है kd is n and k is dividing I, सो यहाँ से मिलता है कि k is n by d and k is dividing I means n by d is dividing I, so I is something multiple m times n by d, राइट। वही मैं समझने की मतलब तुम लोगों को समझने चाह रहा था, ठीक है। तो अगर I इस n बाई डी का मल्टीपल हो तो वो तो इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे मल्टीपल है, मल्टीपल से पावर में देखो, n बाई डी, 2n बाई डी, 3n बाई डी, अप टू dn बाई डी, जो कि n है उससे आगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि a टू द पावर n आइडेंटिटी है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। देखो, या kd is n where d is order of h, this implies k is n by d. Okay, and we have proved that k is dividing I, so n by d, which is k, is dividing I, so I will be some multiple of n by d, and all these powers of n by d occurring in h, देखो a to the power n by h, a to the power 2n by h, 3n by h, up to d times n by d, which is n, a to the power n, which is identity, it is nothing but identity। ओके, इससे आगे भी लोगे तो इस सेट को ही रिपीट करेगा, n बाई डी का और भी मल्टीपल लोगे तो इस सेट को ही रिपीट करेगा, तो n बाई डी का सारे मल्टीपल इज बिलोंग्स टू दिस h, सो I is multiple of n by d, so a to the power I will belongs to h or not? h को देखो, h में n by d का सारे मल्टीपल से a to the power, तो I is also, रुको मैं, a to the power I is something a to the power m n by d, तो ये इसका एलिमेंट नहीं है। तो ये तो एज में बिलोंग कर जाएगा। हाँ, तो एज में बिलोंग, वही तो मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ। अगर a टू द पावर i बिलोंग्स टू एज, a टू द पावर i इज, तो इसका जो जनरेटेड a टू द पावर i इज जनरेटेड h1 which will be subgroup of h। अगर जनरेटर इसमें आ रहा है तो उससे जो सबग्रुप जनरेट होगा which is h1, we already we have take that h1 is generated by a to the power I, so this whole subgroup will be belongs to h or not? Because the generator यस। is belongs to H, so the subgroup generated by, क्योंकि generator अगर बिलोंग कर जाएगा तो उससे जो सबग्रुप जनरेट होता है वो तो इसके अंडर में आ जाएगा, क्योंकि साइक्लिक मतलब A से जनरेटेड सबग्रुप इज द स्मॉलेस्ट सबग्रुप कंटेनिंग दैट एलिमेंट। तो अगर जनरेटर एज में आ रहा है तो उससे जनरेट पूरा सबग्रुप एज में आएगा कि नहीं, सोचो। यस सर, बिलोंग कर जाएगा। So H1 is a subset of H, H1 is a subset of H, but both have same cardinality,
Cardinality of H1 is cardinality of H2 is D. So this will imply H1 is equal to H2, which proves the uniqueness. Correct? yes, समझ में आया? yes, मैं फिर से एक बार पूरा प्रूफ को एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। तो हमें क्या yes, yes. प्रूफ करना है? हाँ, ओके। हाँ, तो हम एक बार सर पूरा बता दीजिए। पूरा एकदम मुझे बताना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। तो हम ये करना चाह रहे हैं कि साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए से जनरेटेड हुए, मतलब हुआ है एक साइक्लिक ग्रुप जी है। डी कोई भी डिवाइजर है। हमें हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी एक डिवाइजर लो साइक्लिक ग्रुप का, उस डिवाइजर के ऑर्डर में एक यूनिक सब ग्रुप हमेशा मिलेगा। यूनिक सब ग्रुप दो नहीं मिलेगा, हमेशा एक ही मिलेगा सब ग्रुप। तो पहले क्या दिया है? जी साइक्लिक, सो इट विल बी जनरेटेड बाय सम एलिमेंट ए, right? There's something element A, and it is given that D, which is a divisor of the order of the group G, और हमने ये मान लिया कि order of G is n. Now पहले हम existence प्रूफ करेंगे, there exists at least one subgroup, फिर हम प्रूफ करेंगे ये सबग्रुप यूनिक होगा। तो at least once दिखाने के लिए हम ये सीधा ये एलिमेंट ले लिया है, a to the power n by d. So since d divides n, so n by d is a integer, so हम एक a to the power something n by d इसको इससे जनरेटेड सब ग्रुप ले रहा है। तो वो क्या होगा? ए टू द पावर n by 2 n by d अप टू d n by d, विच इज आइडेंटिटी, जिसका ऑर्डर h होगा, d होगा। ये प्रूफ करना है कि हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, हर एक सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो इससे प्रूफ हो जाएगा h का ऑर्डर d है। ओके, तो हमें एक सब ग्रुप मिल गया जिसका ऑर्डर d है। तो हमें प्रूफ करना है कोई और भी अगर सब ग्रुप रहेगा जिसका ऑर्डर d है, तो हम प्रूफ करेंगे वो h से इक्वल है। जो हमने पकड़ा था h, उससे इक्वल होगा। ठीक है, सो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि एच द डी ऑर्डर सब ग्रुप इज यूनिक, ऑर्डर डी सब ग्रुप इज यूनिक। सो हमने एच वन कोई भी एक सब ग्रुप लिया हूँ जिसका ऑर्डर डी है। हमें हमारा हमारा क्लेम क्या है? एच इज इक्वल टू एच वन। सो हम तो ये जानते हैं एच इज जनरेटेड बाय एच, सो जी लुक्स लाइक दिस, where a to the power n is identity. So H is a subgroup of G, so a subgroup of a cyclic group is cyclic, so each one will be generated by some element. हम इसमें से कोई भी एक एलिमेंट को ले रहे हैं जो each one को जनरेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि each one is cyclic, तो it will be generated by some element of G. Some element of G looks like a to the power I, where I is less than n. Okay, so each one is generated by this a to the power I, जहाँ पे I is n से छोटा कोई नंबर है। ठीक है, तो अगर h1 a to the power i से जनरेट हो रहा है, तो h1 का ऑर्डर a to the power i का ऑर्डर तो सेम होगा। साइक्लिक ग्रुप के बारे में मैं बताया हुआ, मतलब पहले बताया हुआ हूँ। तो h1 का ऑर्डर d है, तो a to the power i का ऑर्डर d होगा। तो a to the power i का ऑर्डर d है, तो a to the power i to the power d आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब a to the power id is आइडेंटिटी। पर a is the generator of d, a is generator of d, so n is the smallest integer such that a to the power n is identity। पर यहाँ पे कोई और इंटीजर के लिए आइडेंटिटी आ रहा है, तो since n is the smallest, so it will divide the other power जिसके लिए आइडेंटिटी आ रहा है, तो n will divide id। हमने ये माना कि d, since d is dividing n, हमने ये पकड़ा हूँ कि n is equal to some d के, for some k, कोई तो एक k रहेगा क्योंकि डिवाइड कर रहा है, तो कोई भी एक रिमाइंडर रहेगा, सॉरी क्वेश्चन रहेगा। सो n इज डी के, सो हम n के जगह पे डी के लिख रहे हैं। तो अगर डी के डिवाइड्स आई डी, इट्स इम्प्लाइज के डिवाइड्स आई। तो पहले क्या लिया था? h इज जनरेटेड बाय दिस, h1 इज जनरेटेड बाय दिस, हमें दिखाना है h इज इक्वल टू h1। अब तक क्या है? हम अब तक हमारे पास है k d इज इक्वल टू n, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू n बाय d, एंड वी हैव k इज डिवाइडिंग i, तो n by d will be divides I because k is n by d. So this implies that I is a multiple of n by d. अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो I is a multiple of this। अब देखो n by d का सारे मल्टीपल h1 है, सॉरी, n by d का सारे मल्टीपल h1 में है। तो इन पर्टिकुलर I is multiple of
h1, so a to the power I will belongs to h. अगर तो but e to the h but h1 is generated by e to the power I, अगर उसका जनरेटर h1 में जा रहा है तो पूरा सब ग्रुप h1 में h में चला जाएगा, है ना। अगर ए टू द पावर आई एच में है तो ए टू द पावर टू आई भी एच में होगा, थ्री आई भी एच में होगा, क्योंकि एच तो एक सब ग्रुप है। ए टू द पावर आई कंपोज ए टू द पावर आई, ए टू द पावर आई कंपोज ए टू द पावर आई, ये भी तो एच में रहेगा क्योंकि एच तो सब ग्रुप है। तो उसका एक एलिमेंट है ए टू द पावर आई, तो उससे उस एलिमेंट को कंपोज करोगे तो एच में रहेगा ना, क्योंकि एच तो क्लोज्ड है, ये तो सब ग्रुप होता है। तो ए टू द पावर आई is belongs to H, in particular all the powers of a to the power I will be belongs to H. That means H1 will be subset of H, but H1 का कार्डिनलिटी और H का कार्डिनलिटी दोनों का कार्डिनलिटी D है। ऐसा कोई हो सकता है कोई D साइड का कार्डिनलिटी एक प्रॉपर्ली काउंटेड हो अगर वो इक्वल ना हो तो? ये तो नहीं हो सकता है। दोनों का H1 इज सबसेट ऑफ H, H1 इज सबसेट ऑफ H, दोनों का कार्डिनलिटी सेम है, तो उससे प्रूव कर सकते हैं दोनों सेम ही होगा। तो H1 इक्वल टू H2, सो यहाँ से प्रूव होता है कि दिस सबग्रुप इज विल बी यूनिक, राइट। बताओ कोई कहाँ पे दिक्कत हुआ? हेलो, फिर से बोलूं? ये सर समझ आ गए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, क्या हम लोग इस तरह से प्रूव कर सकते हैं क्या, मतलब अगर मान के चले H1 इज जनरेटर ऑफ, यहाँ पे यूनिकनेस प्रूव करना है, हाँ तो फिर हमको दो ग्रुप का ऑर्डर, अगर मान के चलिए हम ऑर्डर डी है तो ऑर्डर डी का अगर दो ग्रुप सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जा रहा है, ओके H1 और H2, तो फिर हम अगर मान के चले ए आई H1 से जनरेटेड है और ए जे जो H से जनरेटेड है, एकदम आई जे बोथ आर डिफरेंट, तो बोथ हैव ऑर्डर सेम, मतलब ऑर्डर H1 का भी डी है और ऑर्डर H का भी डी है, एकदम तो ए टू दी पावर आई डी शुड भी ई होगा और ए टू दी पावर जे डी भी ई होगा। एकदम तो ये दोनों को हम लिख सकते हैं इक्वल ए टू दी पावर आई डी इज इक्वल टू ए टू दी पावर जे डी। तो हम अगर होल टू दी पावर एन कर दे, मतलब ए टू दी पावर आई डी होल टू दी पावर एन और ए टू दी पावर जे डी होल टू दी पावर एन कर दे और आई डी को ऊपर बाहर ले ले, ए टू दी पावर एन होल टू दी पावर आई डी इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन होल टू दी पावर जे डी, और हम लोग ग्रुप के ये पता है ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू हम लोगों को ई मिल जाएगा, तो यहाँ से पता चल जा रहा है आई डी इज इक्वल टू जे डी, तो आई इज इक्वल टू जे हो जा रहा है। तो इस तरह से भी तो हम प्रूव कर सकते हैं ना, जो दोनों मतलब कहाँ गड़बड़ हो रहा है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, अगर ये सही नहीं है तो फिर आईडी तुम बता रहे हो, मैं लिख रहा हूँ, देखो ए टू द पावर, तुम ये बता रहे हो कि ए टू द पावर आई डी इक्वल टू ए टू द पावर जे डी, राइट। हाँ फिर हाँ आई दूसरा जी है, एक हाँ एक ऐसा कर रहे हो। हाँ 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 एन हो हाँ तो जे डी, अच्छा अच्छा, तुम ये कर रहे हो तो ये हो गया इक्वल टू ई ऊपर का पावर भी तो सेम हो जाना चाहिए ना। क्यों सर, क्यों सेम होगा? ई स्क्वायर इक्वल टू ई क्यूब, तो ये थोड़ी मतलब है कि टू इक्वल सॉरी टू थ्री। सॉरी 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 समझ गए समझ गए, यहीं पे गड़बड़ी हुआ है मेरे को। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं मैं इस तरह से सोच रहा था ना, मतलब अगर पावर का अगर जनरेटर तो मतलब दोनों का सेम हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ से हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि दोनों का पावर सेम हो जाना चाहिए। हाँ, ठीक है ठीक है। और यहाँ से भी तो हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग ए टू दी पावर आई डी और ए टू दी पावर हाँ जो जे डी मल्टीपल कर रहे प्रूफ हैं, हो सकता है, ऐसा कुछ इम्प्रूव करोगे तो हो जाएगा, वैसे दिक्कत नहीं है। नहीं पर मैं बोल रहा इसमें हूँ ए थोड़ा टू दी सा पावर आई डिवाइड डी इज डिवाइड इक्वल का टू होता है। जेड, ए तो बेस सेम है, ए का बेस तो सेम है, तो आई डी इज इक्वल टू जे डी तो हो ही जाना चाहिए। कहाँ पे? तो फिर से प्रूफ बोल रहे हो? हाँ मतलब वही जो हम बोले ए टू दी पावर आई डी इज इक्वल टू ए टू दी पावर जे डी, ओके दोनों का बेस तो सेम है, हाँ। दोनों का बेस तो सेम है तो फिर नहीं नहीं पावर नहीं तो नहीं सेम। नहीं 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 नहीं,
दोनों का बेस सेम होने से तो अभी क्या दिखा 2 to the power 3 इज इक्वल टू e⁻³ इक्वल टू a⁻³, तो इसका मतलब थोड़ी ये होता है 2 = 3। नहीं, मैंने तो n मल्टीप्लाई नहीं करा ना मैंने। तुम मैंने ये तो तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो मान लो पर्टिकुलर में ई ले लियो, अच्छा, हाँ, तब की केस में शायद ना हो जाए। हो नहीं सकता ना। तुम अगर फिर से मैं एक और तुम्हें मतलब ई के अलावा भी नहीं। दिखा रहा हूँ। सपोज a⁻n इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। हम्म। तो a⁻n इज आइडेंटिटी इक्वल टू a⁻2n। इसका हाँ, मतलब ये सेम। थोड़ी ना होता है n इक्वल टू 2n। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, ये मतलब ये भी मेरे में ये बस अगर ये मान तुम के लॉग नहीं ले रहे हो कि तुम बेस सेम करो, ये एल्जेब्रिक इंटीजर्स नहीं है कि x² इक्वल टू x³ मतलब 2, वैसे नहीं होता, ठीक है। ये तो ग्रुप्स का हाँ। एलिमेंट, इसका कंपोजिशन अलग से होता है। हम्म। यू हैव टू केयरफुल अबाउट दिस। हाँ। सो नेक्स्ट एक लास्ट प्रूफ करवा देता हूँ, ठीक है। लास्ट ये तुम्हें होमवर्क देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके। ओके, सो ये प्रूफ कर लेना। इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ, नोट कर लेना, ऑफ ऑर्डर n, if d divides n, then g has exactly id elements of order d। ओके, इसका हिंट मैं दे देता हूँ। इसके हिंट के लिए क्या करना कि कोई भी एक एलिमेंट लेना a belongs to g such that order of a is n, order of a is d। तो तुम्हें प्रूफ करना है देयर इज 5, एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स। फिर क्या लेना है, एच एक सब ग्रुप लेना जनरेटेड बाय ए, ठीक है। फिर दिखाना शो ऑल दी ऑर्डर डी एलिमेंट विल बी इनसाइड, मतलब ऑल द ऑर्डर डी एलिमेंट ऑफ जी का कोई भी ऑर्डर डी एलिमेंट वो एच में आएगा। वो पिछले यूनिक से प्रूफ करना उसका, वो जो पिछले जो थ्योरम किया हूँ तो यूनिक होता है, उससे ये वाला चीज शो हो जाएगा। ये शो कराना, फिर कराना कि फिर ये कराना कि देयर एग्जिस्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जी। हिंट क्या है मैं फिर एक बार बोल देता हूँ। कोई भी एक एलिमेंट लेना जिसका ऑर्डर डी है, तुम्हें प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी, ऑर्डर के 5 नंबर ऑफ एलिमेंट। 5 मतलब क्या है पता है, ऑल दोस 5 क्या आता है, पॉलर 5 फंक्शन। सबको पता है। यूलर 5। यस, मणिकर पता है तुमको 5 क्या होता है? हेलो मणिकर। ये यस सर पता है। हाँ, तो नंबर ऑफ इंटीजर विच इज कोप्राइम टू डी, सो वो होता है 5D। सो तुम्हें प्रूव करना है कोई भी साइक्लिक ग्रुप के हर एक डिवाइजर के लिए उस ऑर्डर के 5D नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो इसके लिए पैसे कोई भी एक एलिमेंट ले लेना डी ऑर्डर के, उससे एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट करना, फिर शो करना ऑल द ऑर्डर डी ऑर्डर के जितना भी एलिमेंट्स है वो एच के अंडर में आ जा रहा है। फिर दिखाना एच के अंडर में 5D नंबर ऑफ एलिमेंट्स है डी ऑर्डर के, और एच तो सब ग्रुप है, इसके अंडर में 5D होगा। तो ये पिछले जो कुछ भी चीज में किया हूँ उससे ही प्रूव होगा, ठीक है, एकदम उससे। एक होमवर्क है, होमवर्क सारे कर मतलब करना, नहीं तो वो चीज सब्जेक्ट तुम सीख नहीं पाओगे। अगर होमवर्क करते हुए कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हो
तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कि नहीं होमवर्क दे रहा हूँ तो छोड़ दोगे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे अगर तुम लोगों को नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। बहुत 2 घंटा हो गया शायद, उससे भी ज़्यादा। तो मुझे मतलब कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन थे पीएचडी के, वो डिस्कस करना था, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन में डिस्कस करवा ही देता हूँ, ठीक है। किसी को प्रूफ करना आता है क्यू इज नॉट साइक्लिक? एनीवन? एक इंटरव्यू के क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस मतलब ग्रुप थ्री में ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में। उसके साथ सर कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा ना? क्यू विथ एडिशन, मतलब मैं नहीं लिख रहा हूँ तो नॉर्मल यूजुअल जो होता है। तो किसी को ये प्रूफ आता है कि क्यू इज नॉट साइक्लिक? इसका प्रूफ? कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करने की कोशिश करो। मान लो कि लेट क्यू इज साइक्लिक, देन क्या होगा? दिस इम्प्लाई क्यू इज जनरेटेड बाय सम पी बाई क्यू, कोई भी एक जनरेटर तो होगा। So all elements cannot be generated in the rational field. नहीं, अगर हम तुम्हें प्रूफ करना एक है ही तो। होगा सो क्यू इज जनरेटेड बाय, अगर साइक्लिक होगा तो कोई भी एलिमेंट से जनरेटेड होगा, सम सपोज पी बाई क्यू। अब लो, since p by q is belongs to q, then p by 2q, this is also belongs to q, right? ये भी तो एक इंटीजर है 2q, तो ये तो q में बिलोंग करेगा, है क्या नहीं? yes sir. तो But अगर, p by q हाँ, तो p by p by 3 2q is में belong belong नहीं करे. q होगा, तो then this p by 2q will be generated by some n times p by q for n belongs to z, n belongs to z plus पॉजिटिव इंटीजर, n बिलोंग्स टू n लिख दो। अगर ये इसमें है और ये साइक्लिक है, तो इसका कोई मतलब ऐसे तुम करते जाओ p बाई क्यू, क्यू क्या है? p बाई क्यू, फिर 2p बाई क्यू, फिर 3p बाई क्यू, देन 4p बाई क्यू, डॉट 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 n p बाई क्यू। तो कोई भी एक, ये तो पूरा क्यू को जनरेट कर रहा है यार, ये तो क्यू के अंडर का एक एलिमेंट है, तो कोई तो एक n मिलेगा जहाँ पे ये मतलब p बाई क्यू से जनरेट हो, है क्या नहीं? फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो होगा नहीं, क्योंकि Q एक साइक्लिक ग्रुप है और ये एक एलिमेंट है साइक्लिक ग्रुप का, और Q इससे जनरेट हो रहा है, तो इससे जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? Q इज इक्वल टू पी बाई क्यू, 2p क्यू बाई क्यू, 3p बाई क्यू, ऐसे चलते जा रहा है, तो ये तो इसका एक एलिमेंट है p बाई 2q, तो ये तो इस सेट में आएगा, तो ये तो ऐसा कुछ n मिलेगा जिसके लिए ये इक्वल होगा, है क्या नहीं? सर एक बार और रिपीट कर दिए थोड़ा ऊपर वाला। अच्छा, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करना चाहते हैं, हम मान ली है कि Q इज जनरेटेड बाई P बाई Q, ओके, फॉर सम यस। P बाई Q। अब P बाई Q बिलोंग्स टू रैशनल होगा P, देन P बाई 2Q ऑल्सो रैशनल, ये भी रैशनल होगा, और जी। Q इज जनरेटेड बाई दिस, सो दिस P बाई 2Q, ये एलिमेंट तो इसमें रहेगा ना, कि है कि नहीं? तो अगर इस सेट में ये रहेगा तो ये कैसे दिखेगा? p बाई 2q इक्वल टू सम n टाइम्स p बाई q फॉर सम n, क्योंकि ये इसमें क्या है, n टाइम्स p बाई q का एलिमेंट जैसा है ना, इसका एलिमेंट n टाइम्स p बाई q जैसा है ना। यस। तो
ये p/2q इस टाइप का कुछ आएगा जहाँ पे n कहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है। तो इससे क्या आता है, ये तो सब रैशनल नंबर है, ये p कट जाएगा, q कट जाएगा, दिस प्रूफ n इक्वल टू हाफ which is belongs to natural number. This is a contradiction, right? यस सर। प्रूफ हुआ कि q is not cyclic. यस। कोई दिक्कत किसी को प्रूफ में? नो। नो हरिगढ़ सर। तुमको? नो सर। नो सर। यस, ठीक है। तो p इससे जनरेट होगा तो p/2q भी q का एलिमेंट है, तो वो तो इस सेट में रहेगा ना, ये वाला सेट में रहेगा ना। तो ये वाला सेट में रहेगा तो कैसे दिखेगा, n टाइम्स p/q। तो p/2q विल बी n टाइम्स p/q फॉर सम नेचुरल नंबर n। सो यहाँ से कट जाएगा, सो n इक्वल टू हाफ आएगा, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट q इज साइक्लिक। दिस इंप्लाइज q is not cyclic. ओके, q is not cyclic, यहाँ से कौन प्रूव कर सकता है कि r is not cyclic? प्रूव कर सकता है कोई? इससे ही प्रूव हो जाएगा। वो सर उसी से, क्योंकि सर क्यू आर का जो सबसेट है तो उसी में से 1/, मतलब जो p/q का ले लेंगे और उसका सबसेट बता नहीं देंगे करना है, कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है। साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप सब साइक्लिक होता है। q इज अ सब ग्रुप ऑफ r, राइट? तो ये अगर ये साइक्लिक नहीं है तो r भी नहीं होना चाहिए। नॉट साइक्लिक इम्प्लाइज नॉट साइक्लिक, मतलब जो होता है ना, अगर p इम्प्लाइज q इम्प्लाई तो फिर नॉट p इम्प्लाइज नॉट q। यस, अगर r साइक्लिक होता तो q भी होता ना, या फिर q नहीं है तो r नहीं होगा, r नहीं है तो यस। c भी नहीं होगा। This proves that Q plus R plus C plus they are not cyclic, right? But यस। Z plus is cyclic. Why it is cyclic? किससे जनरेट होता है Z? It is generated by 1 माइनस 1 से जनरेट होता है। 1 2 3, अगर माइनस से मतलब जनरेटेड मतलब कि उसके इनवर्स भी लोगे। 1 का इनवर्स क्या होता है, -1 -2, ये सब भी रहेगा। सो ये पूरा Z बन जाएगा। 1 से जनरेटेड मतलब इसका फॉर्म होता है ऐसा, n टाइम्स 1 और k टाइम्स 1 पर k बिलोंग्स टू इंटीजर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि उसका इनवर्स भी तो इंक्लूड करना है ना, ये तो ग्रुप फॉर्म करेगा। तो 1 रहेगा तो उसका इनवर्स भी रहेगा, तो -1 रहेगा, -2 रहेगा, ऐसा करके सब रहता जाएगा, ठीक है। +-1 +-2 +-3 सब आ जाएगा। तो इट इज जनरेटेड बाय 1 एक्चुअली। तो इट इज ऑल्सो जनरेटेड बाय -1, -1 का इनवर्स 1 है, ठीक है। मतलब अगर ये एक ग्रुप G जनरेटेड बाय A है तो मतलब ये रहेगा, ए स्क्वायर रहेगा, ए क्यूब रहेगा, ठीक है। ए इनवर्स भी रहेगा, e⁻² भी रहेगा, ये सब। पर बात यह है कि ये इनवर्स कोई इसका एक एलिमेंट से इक्वल हो जाता है, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू सम एलिमेंट इफ ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट, ठीक है। ये सब चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखना कि Q is not cyclic, so it's all the groups which contains Q will not be cyclic, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है, ओके। यस। Z प्लस साइक्लिक होता है क्योंकि 1 से जनरेट होता है। 1 को अगर मल्टीप्लाई करते जाओ तो 1 और उसका इनवर्स को, तो पूरा Z मिल जाता है।